नमस्ते बच्चों। आपको कल एक क्वेश्चन दिया गया था, नेपाल तिब्बत मार्ग के बाद भारत से तिब्बत आने के लिए अब नया मार्ग कौन सा खुल गया है। लेकिन मैंने देखा इस क्वेश्चन का आंसर किसी बच्चे ने नहीं दिया और आपके व्यू से भी पता चल रहा है कि कितने कम बच्चे इसको देख रहे हैं। मैंने आपसे बोला भी था कि आप सारे अपने दोस्त को बताओ, लेकिन आप नहीं बता रहे, जो कि आप आगे के लिए आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो चलो आप इस क्वेश्चन का आंसर देख लो। नेपाल तिब्बत मार्ग के बाद भारत से तिब्बत जाने के लिए अब एक नया मार्ग और खुल गया। इस मार्ग को फरी कलिंगपोंग मार्ग भी कहते हैं, जो कि आपके पैसेज में ही था और मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि नया मार्ग ये खुला है। पहले नेपाल तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था। आगे हम दूसरा पैसेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब हमें सबसे विकट डांडा थोरला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों पर मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। अर्थात जैसे कि आपने पहले पैसेज में पढ़ा भी था कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी मनोवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो कब किस मूड में होते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग छाड़ पी के वहाँ की भाषा में वो अपने होश हवास खो देते हैं। तो इसके आगे था, अब हमें सबसे विकट डांडा डांडा का मतलब है यहाँ पे ऊंची ज़मीन, अर्थात जो ज़मीन से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग होता है उसको हम डांडा कहते हैं। थोड़ला थोड़ला जो कि तिब्बती सीमा का ही एक स्थान था। तो बताते हैं कि ऐसे स्थान को पार करना था और डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थे। अर्थात वो जो जगह था डांडा ऊंची ज़मीन, वो सबसे खतरे वाली जगह होती थी, जो कि 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव, अर्थात वहाँ पे कोई गांव नहीं था, वो निर्जन स्थान था। और वहाँ पे वो बताते हैं कि अगर किसी किसी व्यक्ति का खून हो जाएगा, अर्थात कोई चोर या डाकू उनको मार दे, तो वो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ के आसपास कोई गांव नहीं थे, कोई आता जाता नहीं था। आगे, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। अर्थात इनके कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे निर्जन स्थानों पे जहाँ पे कोई नहीं होता, अगर कोई आदमी मर भी जाता है तो कोई उसका इतना ध्यान नहीं देता है कि कौन इसको मारा और कैसे इसकी मृत्यु हुई है, क्योंकि वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है, सरकार उन पर इतना पैसा नहीं खर्च करती, अर्थात उनको इतना ध्यान देने के लिए पैसा नहीं दिया जाता है, तो वो उसकी इतनी परवाह भी नहीं करते हैं। आगे, डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू या जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। अर्थात इनके कहने का मतलब है कि वहाँ पे बंदूक या पिस्तौल रखने के लिए कोई कानून नहीं है, इसीलिए हर किसी के पास होती है। और इसके बाद वो बताते हैं कि वहाँ के जो डकैत होते हैं वो पहले क्या करते हैं, पहले वो इंसान को मार डालते हैं, इसके बाद फिर वो धन को लूटते हैं, क्योंकि उनको ये खतरा बना रहता है कि अगर इसको हम नहीं मारेंगे, अगर छोड़ देंगे ऐसे, तो फिर हमारे जान का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। आखिर इनके अर्थात इनके कहने का मतलब ये था राइटर के कि वहाँ के कुछ दिन पहले उनको पता चला था वहीं जहाँ वो जा रहे थे वहाँ एक खून हुआ था, और वो बताते हैं कि हम उस खून की उतना परवाह नहीं करते, क्योंकि वो भिखमंगे थे। अर्थात वो ऐसे वेश में गए थे कि उनको देख के चोर या डाकू उनको रोकते भी नहीं, क्योंकि उनको खुद पता है कि भिखमंगे हैं तो उनके पास क्या होगा। और अगर वो देख भी लेते थे किसी डाकू को, तो वो क्या करते थे, कुची 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 का मतलब वहाँ पे है दया करो दया करो, ऐसा करके वो 1 पैसा भीख ऐसे करके मांगने लगते थे, तो जिससे वहाँ के जो चोर और डकैत थे वो समझ जाते थे कि इनके पास कुछ भी नहीं है। आगे बताते हैं कि लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमन से कहा कि यहाँ से लड़कोर
तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। अर्थात राइटर वहाँ से ऊपर की चढ़ाई चढ़ना चाहता था और वो बताते हैं कि ऊपर सामान अर्थात पीठ पर सामान लाद कर वो कैसे ऊपर चढ़ते, क्योंकि 16-17 फीट की ऊंचाई थी। और इसीलिए उस सुमत अर्थात जो उनको वहाँ पे एक व्यक्ति मिला हुआ था जो उनका दोस्त था, उसको वो कहते हैं कि लड़कोर, जो वहाँ के जगह का नाम था जहाँ पे उनको जाना था, वो कहते हैं कि उसके लिए 2 घोड़े कर लो ताकि उस पर हम सामान रख लेंगे और फिर उसके ऊपर चढ़ के चलेंगे। नेक्स्ट पेज। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। अर्थात वो ऊपर की ओर के लिए बताते हैं कि दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले जहाँ उनको जाना था, और डांडे से ही पहले उन्होंने चाय पी। इसके बाद फिर वो बताते हैं कि समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे, और जहाँ पे वो बताते हैं कि जहाँ से वो चढ़े थे दक्षिण की तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। अर्थात वो जहाँ से चढ़ना स्टार्ट किए थे वो चीज़ें उनको नहीं दिखाई दे रही थी, और आगे उनको क्या दिख रहा था, भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। अर्थात वो वहाँ के जो पहाड़ थे उस पर न तो बर्फ़ जमी हुई थी न तो कोई हरियाली थी। आगे, न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। उतराई का मतलब होता है वो ऊपर चढ़ने के बाद फिर वापस उतर रहे थे। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोन किस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। अर्थात वो अपने घोड़े के बारे में बताते हैं कि वो घोड़ा जो था वो चढ़ाई के कारण वो थक गया था, इसलिए उतरते समय वो बहुत धीरे हो गया था। और यहाँ पे उन्होंने 2 किस्तों का शब्द यूज़ किया है। इसका मीनिंग होता है स्पेन का रहने वाला एक उपन्यासकार। अर्थात एक उपन्यासकार के बारे में उन्होंने बताया कि वो भी ऐसे ही चल रहे थे। आगे, जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लड़कोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। अर्थात राइटर जो थे, जहाँ 2 रास्ता था वहाँ से वो गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, और 1.5 मील जाने के बाद उनको पता लगता है कि रास्ता गलत है, तो दोबारा से फिर वापस आते हैं उसी रास्ते पर। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था, तो सुमत इंतज़ार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमत को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लड़कोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। अर्थात यहाँ पे थुक्पा एक वहाँ का स्पेशल भोज्य पदार्थ है जो कि कई चीज़ों से मिलके बनता है, और सत्तू जो कि चना और जौ के आटे से बनता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर हम एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, लेकिन आप चैप्टर को पहले ध्यान से पढ़ो। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन का आंसर उस पैसेज में से ही होता है, और आपको पैसेज पढ़ना होगा, नहीं तो आप पैसेज के जो क्वेश्चन है उसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि 8th क्लास तक दूसरा था, 9 से आपका हर चीज़ चेंज हो जाता है। इसलिए आपको चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपको पैसेज हमेशा दिए जाएंगे और उसी से क्वेश्चन का आंसर आपको करना पड़ेगा। तो आज का क्वेश्चन है, राहदारी का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए, जिसका मैंने कल ही आपको आंसर बताया था। आप इसको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू।